हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको जानकारी दी जाएगी आंगनबाड़ी एजुकेटर की। आपको चैनल के माध्यम से कुछ दिनों पहले ही जब ये विज्ञापन आया था तभी आपको सूचना दी गई थी कि उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले में टोटल 10,684 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रियाएँ पूर्ण कराई जाएंगी और उसके लिए विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है। किस तरीके से चीज़ें थी मैंने आपको बताया था, लेकिन आप सभी के काफ़ी डाउट है जो कि इसकी आयु सीमा को लेकर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, जो मेरिट होगी वो किस प्रकार से बनेगी, इसमें परीक्षाएं होंगी या इंटरव्यू होगा। काफ़ी चीज़ें हैं आपके मन में और आप सभी लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे हैं इस वैकेंसी को लेकर, तो इसमें संपूर्ण जानकारी आपको इसी एक वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगी। सबसे पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो ECCE है ये होता क्या है, आखिर ये एजुकेटर की वैकेंसी निकाली क्यों जा रही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ECCE है इसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो है राज्य सरकार जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ ही इनको भी वहाँ पर रखा जाएगा। आपको वहाँ पे काम क्या करने होंगे, इससे भी जुड़े आप लोगों ने प्रश्न पूछे हैं। तो वहाँ पर जो है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। आपको उनको उनके जो है विकास के लिए, उनके जो है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, हर चीज़ के लिए आपको वहाँ पर आपको एक गाइडलाइन जारी की जाती है। समय समय पर जो है सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की जाती हैं, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे गवर्नमेंट की खुद से कोई नई स्कीम हो, उसके तहत आपको काम करना पड़ेगा। और आपकी जो वहाँ पे काम करने का पूरा रूटीन होगा या पूछ लें कि टाइमिंग क्या होगी, तो जो उस विद्यालय में टाइमिंग होगी जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर काम करना पड़ सकता है। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल उतने ही देर आपको काम करना पड़े। जैसे जैसे आंगनबाड़ियों के केंद्रों पर आप देखते होंगे कि उनको ज़रूरी फिक्स टाइम के अलावा भी कुछ नए स्कीम होते हैं, उसके तहत उनको काम करना पड़ता है, वैसे ही आपको भी काम करना पड़ सकता है। तो ये अच्छा अवसर है, जो लोग गृह विज्ञान से जो है ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए अच्छा मौका है। आप चाहें तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि ये अस्थायी पद है, यानी ये जो है आपका संविदा पर है और आपको 11 माह के लिए इसको रखा जा रहा है। उसके बाद की प्रक्रियाएं क्या होंगी, क्या वो बाद में भी कंटिन्यू चलेगी या नहीं चलेगी, इसके बारे में फाइनली अभी कोई चीज़ बताई नहीं गई है। तो अभी आप चाहें शुरुआत में करना तो कर सकते हैं। इसमें डिटेल जानकारी अभी आपको मैं दे रही हूँ कि आपकी उम्र कितनी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है, किस तरीके से मेरिट बनेगी, कैसे चयन प्रक्रिया होगी, 75 जो ज़िले हमारे दिए गए हैं वहाँ पर किस तरीके से, क्या सभी लोग सभी जगह से फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन में सिर्फ 2 साल ही पढ़ा है, वो सब्जेक्ट जो कि होम साइंस यानी गृह विज्ञान की इसमें मान्यता दी गई है कि वही मान्य होगा, तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करें, इन सभी विषय में बात करेंगे। और जो विज्ञापन आया था उसको टेलीग्राम पर ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है, आपने ना पढ़ा हो तो जाके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। सब कुछ उसमें डिटेल दिया है, वहीं से मैं आपको भी जानकारी दे रही हूँ, कोई नई जानकारी अलग से नहीं है, हर चीज़ वहीं से आपको बताई जा रही है। अभी मैं आपको कुछ शॉट दिखाऊंगी भी, स्क्रीनशॉट जो कि उसी आपके विज्ञापन से लिए गए हैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ें होने वाली हैं और आपको वहाँ क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो भी सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी मेंशन की गई हैं। तो आइए समझते हैं एक एक चीज़ों को और यहाँ से समझते चलिएगा। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि जो आपकी उम्र सीमा है, इसमें पहली बात तो केवल फीमेल है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही शामिल होंगी। उम्र सीमा क्या होगी, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। न्यूनतम कितना, अगर आप 18 वर्ष की हों और अधिकतम 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और आपको कैटेगरी वाइज उम्र में छूट भी मिलेगी, मतलब ये जो 40 वर्ष है ये UR की है, यानी जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो 40 वर्ष के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर वहीं आप OBC की कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट दे दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप जो है 40 नहीं, यहाँ पे अगर आप 37 ईयर के हैं, OBC के हैं, मतलब पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो 37 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर यहीं पर हम SC की बात करें तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है यहीं पर, तो 35 वर्ष तक के भी लोग इस पर फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरीके से जो छूटें आपको आयु सीमा में मिलते हैं वो सभी छूट आपको इसमें भी मिलेगी उसी क्रम में। और यहाँ पर जो बड़ी बात कही गई है आपके क्वालिफिकेशन को लेकर, योग्यता को लेकर, उसको एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ग्रेजुएशन जो आपका होना चाहिए, यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा है केवल BA। अगर आपको ऐसा कोई बता रहा है कि केवल BA, ऐसा नहीं है। BSc भी जो होता है आपका वो भी होम साइंस से होता है, लेकिन बस शर्त इतनी है कि आपने 3 वर्ष
तीनों वर्ष उस सब्जेक्ट को कंटिन्यू किया हो, छोड़ा ना हो बीच में। जैसे क्या होता है ग्रेजुएशन में आप 3 सब्जेक्ट चूज़ करते हो लेकिन बाद में एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ता है, लेकिन इस फॉर्म को वही लोग भर पाएंगे जिनके तीनों वर्ष में वो सब्जेक्ट मुख्य सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्यथा भरने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग पूछ रहे हैं कि 2 साल है तो क्या करें, 2 साल होने से कोई मतलब नहीं। 2 साल भरेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट ना हो तो भी सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप फॉर्म ना ही भरें तो बेहतर होगा। तो क्या ये फॉर्म ऑनलाइन भरी जाएगी या ऑफलाइन? तो ये फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। क्या फॉर्म शुरू हो चुका है? नहीं, अभी शुरुआत नहीं हुई है। इसका पोर्टल हर एक स्टेट वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है जारी किया जाएगा पोर्टल, आप वहीं से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पर अभी ऐसा नहीं है, लेकिन इसको लगेंगे मतलब आपके इसी सितंबर में शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्म शुरू हो जाएगा आपका भरने। और बात करते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट यानी प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता हो सकती है। जिन लोगों के पास अभी ना हो, वो रखे हों कहीं, तो उसको अच्छे से प्रॉपर निकलवा लें। और दूसरी बात ये है जिनको कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट मतलब आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब जो प्रमाण पत्र हैं जिनके पास ना हो वो भी बनवा लें। और कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र जो हमारा होता है, कोई भी जो फॉर्म आता है तो आपको 6 महीने का रिसेंटली मांगा जाता है। मतलब पिछले 6 महीने का अगर आपके पास होगा जाति प्रमाण पत्र तो उसको मान्य किया जाता है ओबीसी के लिए। लेकिन एससी और एसटी के लिए कोई अलग से नहीं बनवाने की ज़रूरत होगी। आपका जब भी कितना भी पुराना होगा आपका चलेगा। लेकिन ओबीसी अभ्यर्थी जो भी हैं वो लोग अपने जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पुराने हैं तो बनवा लें। और कहाँ के बनवाएंगे? उत्तर प्रदेश सरकार के बनाएंगे आप। 2 बनता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से बनता है, एक स्टेट गवर्नमेंट से बनता है। तो आप ये जान लीजिए कि यूपी गवर्नमेंट से आपका होना चाहिए। ये बनवा लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, ऐसा यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि सेंट्रल का नहीं चलेगा, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है कि अगर आपकी उत्तर प्रदेश से वैकेंसी यानी स्टेट राज्य सरकार के द्वारा भर्ती निकाली गई तो राज्य सरकार का मान्य होता है प्रमाण पत्र, और अगर केंद्र सरकार से वैकेंसी आती है तो केंद्र सरकार का ही मान्य किया जाता है। इस वजह से जिन अभ्यर्थियों के पास ना हो वो अच्छे से बनवा ले, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। और अभी बनवाना शुरू कर दे, क्योंकि सितंबर में ही लास्ट डेट भी आपकी लगभग 30 तक लगभग लास्ट डेट भी हो सकती है। इस वजह से आप लोग जो भी प्रमाण पत्र जिनके पास ना हो वो बनवा लें। और चाहिए क्या क्या? तो जैसा मैंने बताया, आपके पास जाति होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास आपका ज़रूरी होगा इसमें, क्योंकि जहाँ के आप निवासी हैं केवल वहीं से फॉर्म भर सकते हैं, आप अदर स्टेट से फॉर्म नहीं डाल सकते। ठीक है, जाति निवास आपको बनवानी पड़ेगी। और क्या चाहिए आपको? 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, मतलब 10th 12th का होना चाहिए, तो कक्षा 10 कक्षा 12। ठीक है, और ग्रेजुएशन बीए बीएससी जो भी आपने किया हो होम साइंस से वो होना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया है ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ डिप्लोमा कोर्स भी कुछ मान्य किया गया है। डिप्लोमा आपने देखा होगा, जैसे उसमें है आपका एनटीटी है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। इसके अलावा भी 1-2 सिर्फ डिप्लोमा है जिनको मान्यता मिली है। तो आपके पास हाई स्कूल, इंटर और जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। अगर डिप्लोमा नहीं है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएड और डीएलएड, जो बीएड के अभ्यर्थी होंगे और डीएलएड के, वो अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, उनको जो है इसमें अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए होगा, ये तो कॉमन है। आपको आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड आपका होना चाहिए या कोई भी निर्वाचन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, किसी में से एक अच्छा मतलब ओरिजिनल और सही हो, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ऐसा आपके पास होना चाहिए। मूल प्रति उसकी जो है देखी जाती है वेरिफिकेशन में भी। और आप इस वैकेंसी के लिए जान लीजिए, आपको ना ही कोई रिटन एग्ज़ाम देना है ना ही इंटरव्यू देना है। ठीक है, नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं है, मेरिट पर ही आपके जो है बनेंगे। मेरिट बनेगी कैसे? हाई स्कूल, इंटरमीडिएट मतलब 10th 12th और बीए मैं यहाँ लिख रही हूँ, मतलब ग्रेजुएशन समझिएगा या तो डिप्लोमा, तीनों का एवरेज अंक लिया जाएगा, दशमलव के अधिकतम 2 अंकों तक लिखा है इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ। एवरेज वहाँ तक निकाला जाएगा, फिर एक मेरिट तैयार की जाएगी, फिर काउंसलिंग होगी। आपकी काउंसलिंग होगी, कैसे काउंसलिंग होगी? मान लीजिए किसी एक स्टेट की काउंसलिंग, मान लो वाराणसी की काउंसलिंग हो रही है, तो वाराणसी जो जिला है उसमें केवल एक जो है को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, कई होंगे। तो वो जितने आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, और जो फर्स्ट रैंकर होगा यानी मेरिट में जो सबसे टॉप पर स्टूडेंट रहेगा,
कैंडिडेट, उसकी पहले काउंसलिंग होगी, वो अपने चूज़ कर सकते हैं सेंटर कि वो कहाँ काम करना चाहते हैं। वो सेलेक्ट जब वहाँ पे सीटें भर जाएंगी फिर नीचे वाले सेंटर को दिए जाएंगे। इसी तरीके से सब जगह पे फिलिंग होगी और ये सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही होंगी, उसमें काउंसलिंग भी आपकी होगी। ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ कोई अलग से नहीं है, ये सब आपके विज्ञापन में ही लिखा है, आप भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, एवरेज मार्किंग होगी, मतलब सभी का एवरेज निकाला जाएगा, औसत प्राप्तांक जो होंगे तीनों साल के मिला के वेटेज के हिसाब से, तो आपको फॉर्म भरा जाएगा। इसमें फ़ायदा उन अभ्यर्थियों को होगा जिनकी मेरिट अच्छी होगी, यानी उनके नंबर अच्छे होंगे तो उनकी जो है इसमें चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरी बात यह है कि ज़िले वाइज है, तो ज़िले में आपकी जितनी सीटें हैं, जैसे किसी में 15 हैं, 30 हैं, 80 हैं, आप देख लीजिएगा, मैंने वो लिस्ट भेजी है कि कहाँ पर किस तरीके से सीटें आप उस हिसाब से भर सकते हैं। ठीक है, और कितनी देर काम करना हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, वैसे तो आपके स्कूल का टाइमिंग ही होगा मेन रूप से, लेकिन कभी कभी आपको एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ सकता है। ठीक है, आइए कुछ चीज़ें और देख लीजिए, स्क्रीन पर देखते चलेंगे। जो आपका जो है ये पदों की संख्या बताई दिया है मैंने, 10,684 है। अवधि 11 माह के लिए आपको रखा जा रहा है, लेकिन आगे आपकी प्रक्रियाएं, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए आप का रेनुअल होगा नहीं होगा वो बात की बात है। अभी फ़िलहाल 11 माह यहाँ लिखा हुआ है। वेतन आपको कितना मिलने वाला है, आपको आप पर मंथ आपको जो है 10,313 रुपये मिलेंगे। ग्रेजुएशन में देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको जो है गृह विज्ञान मुख्य विषय के रूप में 50% अंक होना चाहिए। जनरल के अगर आप हैं कैटेगरी से 50% से आपको बीए परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या बीएससी, या तो आपके पास एनटीटी का होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपके पास जो है डीपीएसई ये जो कोर्स होता है ये होना चाहिए, उसके समकक्ष योग्यता होगी तो चलेगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है, आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक न हो, मतलब जनरल के लिए बता दिया गया है। आपकी जो काउंटिंग होगी 1 जुलाई 2024 से काउंट होगा कि आपकी आयु जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैंने छूट बताई उस हिसाब से आप कर लेंगे। ओबीसी है तो 3 वर्ष घटा दीजिएगा, एससी एसटी में 5 साल की छूट मिलती है आयु में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट कैसे क्या होगा, देखिए यहाँ लिखा है, मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक या जो आपको डिप्लोमा मांगा गया है, जैसे आपका इसमें क्या है डीपीएसई या आपका एनटीटी संबंधित डिप्लोमा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित अर्हता के आधार पर के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगी। आरोही अवरोही तो जानते ही होंगे, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम होता है ना, उसी अनुसार, तभी तो पता चलेगा किसके प्राप्तांक ज़्यादा हैं किसके प्राप्तांक कम है। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों के योग का औसत समान आता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी ए है और दूसरा भी है, दूसरी अभ्यर्थी का नाम बी है, दोनों के नंबर सेम आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में किसको वरीयता दी जाएगी, किसको नौकरी दी जाएगी, वो बताया गया है। जैसे देखिएगा, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों के योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु में भी समानता होती है तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा। इसका मतलब आपको समझा दूं सरल भाषा में, मान लीजिए 2 अभ्यर्थी हैं, इसमें चूंकि महिला अभ्यर्थी हैं तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए किसी का नाम नेहा है, ठीक है, और किसी का नाम स्नेहा है, ठीक है, इन दोनों के नंबर बराबर आ गए, उम्र भी दोनों की मान लो 35 वर्ष है, तो किसको वरीयता दी जाएगी? पहले तो देखा जाएगा कि इसमें बड़ा कौन है। अगर कोई 1 महीने 2 महीने भी बड़ा है तो 1 साल बड़ा है, तो उम्र में जो बड़ा होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। उम्र में वरीयता क्यों दी जाती है? ऐसा सभी भर्तियों में होता है क्योंकि ये रहता है कि उनको जो है नौकरी की ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसा माना जाता है, हो चाहे ना हो वो बात की बात है, लेकिन इसी वजह से उनको प्रेफरेंस दी जाती है। और उसके बाद जो है अगर वो भी समान मिलता है तो अंग्रेजी के वर्णमाला मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, ABCD जो हमारा अल्फ़ाबेट चलता है। जैसे किसी का नाम मान लो आकांक्षा है तो A से है, किसी का नाम बेबी है तो B से है, किसी का नाम समझ लो कुछ भी है, मान लीजिए किसी का नाम डोलू है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ABCD जो वरीयता दी
दी जाती है उसी के क्रम में यहाँ वरीयता दी जाएगी। मतलब कई पैमाने हैं कि अगर किसी की नंबर सेम आ गए तो आगे स्टेप में देखेंगे किसी की उम्र ज़्यादा है, अगर वो भी स्टेप समान आ गया फिर देखेंगे कि वरीयता क्रम में किसको रखना है अल्फ़ाबेट के अनुसार। उस हिसाब से आपकी मेरिट तैयार होगी, फिर उसके बाद जाके आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। तो उस तरीके से प्रक्रियाएँ पूरी की जाएंगी। यहाँ पे देखिए लिखा है विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग, आपकी काउंसलिंग भी कराई जाएगी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो कुल मिला के यही सारी चीज़ें हैं। और आप कहलाएंगे क्या, ECE एजुकेटर आंगनबाड़ी आपका नाम होगा। जैसे कहते हैं ना आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आपका यही पद होगा। और 75 पदों के लिए है ही है। को लोकेटेड आंगनबाड़ी में होना है, ये तो पता ही है। और नियुक्ति संविदा पर है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से 11 माह के लिए हो रही है। वेतन जो यहाँ पे लिखा हुआ है 10,313। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं है, अगर ये अवसर मिल रहा है तो कर लेना ही बेहतर है। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचता है कि ये हमेशा के लिए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर फ़िलहाल आप करना चाहें तो कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिनके परसेंटेज बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि वो फॉर्म नहीं भर सकते, भर के देख लीजिएगा। परसेंटेज का मतलब ये है कि 45 OBC, जनरल 50, इतना होना चाहिए। इससे आपका से 60 है, किसी का 80 होगा। ठीक है, देखिए क्या होता था पहले के टाइम के जो होंगे, पहले के टाइम का मतलब जिनकी उम्र अभी की बात करूँ 32 वर्ष 30 वर्ष होगी, तो उन्होंने हाई स्कूल इंटर पहले किया होगा, उनकी मेरिट ऑलरेडी कम होगी। लेकिन जो बाद में कैंडिडेट आए, बाद में मेरिट ज़्यादा आने लगी, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हो गए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो गए। तो पहले के अभ्यर्थियों का जब मेरिट में काउंटिंग होती है तो वो कम आते हैं नंबर, यही रीज़न है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके नंबर बहुत अच्छे हों वो पढ़ने में भी अच्छे हों, ऐसा कोई बात नहीं होता। आपको भी हाई स्कूल और इंटर की क्या दशा है सब पता है सबको, और ग्रेजुएशन में भी यही हाल होता है। तो ऐसा नहीं आप आके एक दूसरे को कि किसी के नंबर कम है, नहीं हो रहा है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसका जो है वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि आपका यहाँ मेरिट पर है, तो मेरिट में जिनका अच्छा होगा वो ले जाएंगी सीटें। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपके इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो इस भर्ती से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।